हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फैंटम गुरुजी चैनल में। देखो, टेंथ में ना आपका एक सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट वाले, तो उसके ऊपर उन्होंने एक सर्कुलर रिलीज कर दिया गया है कि हम किस तरीके से एग्जाम लेंगे, क्या फीस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा आपका क्वेश्चन का, सब के बारे में उन्होंने बता दिया है। तो उसको आज हम डिस्कशन करते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से आपका एग्जाम रहेगा। सब कुछ मैं बताता हूँ आपको, और कब तक एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा टेंथ वालों का। ठीक है, तो देखो, ये जो आपका पेपर है, सबसे पहली बात तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपको देना है तो दे सकते हो, और नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इस एग्जाम लेने का कुछ बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छा है, और वो बेनिफिट के लिए ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कशन करते हैं और पूरा बताता हूँ आपको कि किस तरीके से रहेगा। देखो, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ना कि यहाँ पर एक समिति का गठन किया था, जिसमें सब कुछ बनाया गया था, अध्यक्ष सदस्य सब बनाया गया था, और ये डिसीजन लिया गया है कि किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें जो आपके सीबीएसई का जो स्टूडेंट है, और जो आपके आईसीएसई बोर्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीआईएससी, इसका मतलब आईसीएसई बोर्ड, ये आपका इंटरनेशनल वाला जो है, और आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, ये तीनों बोर्ड के स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, पहले आपको बता दिया हूँ। और ये जो एग्जाम रहेगा, बस ये 11th में एडमिशन के लिए रहेगा। टेंथ में जो आपका रिजल्ट बनना है, वो आपका पहले सर्कुलर रिलीज कर दिया गया है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है किस तरीके से रहेगा आपका। लेकिन जो 11th में एडमिशन है, वो आपका इस सीईटी एग्जाम के थ्रू होने वाला है। ठीक है, और ये कैसा पेपर रहेगा आपका, पूरा एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं, ओएमआर सेट। तो ये मैं आपको पूरा बताता हूँ किस तरीके से रहने वाला है, ओएमआर सेट दिखता कैसे है, और किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और ये पूरा 100 मार्क का रहेगा, और 2 घंटे का टाइम रहेगा। ये मैं पूरा बताता हूँ आपको किस तरीके से रहने वाला है, ये सब टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। बस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। ठीक है, और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है, उनके लिए ये एग्जाम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि आपने जो पहले एग्जाम फी भरा हुआ था, वो उसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्टूडेंट है, उनको अगर ये पेपर देना है तो उनको फिर ये फॉर्म देना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और इसमें आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब उनके एग्जाम फी देना है। ठीक है, और ये पेपर कब लिया जाएगा आपका, तो 15 जुलाई तक गवर्नमेंट सोच रही है कि हम एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। और 15 जुलाई के बाद फिर आपका इस एग्जाम के बारे में सोचा जाएगा। और ये एग्जाम जो है आपका जुलाई के एंड में और अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में लेने की बात कर रहे हैं वो। और जनरली आपका अगस्त के सेकेंड वीक में ये आपका एग्जाम होने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए, ये पूरा है आपका। अब मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा सर्कुलर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लो ना, लेकिन मैं इसमें जो मेन जो पॉइंट है वही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, कि किस तरीके से आपका रहने वाला है। ठीक है, चलो, अब क्या है इसमें, इसमें क्या दिया गया इतना वो बताते हैं आपको। ठीक है, देखो, इसमें ये जो आपका सीईटी एग्जाम है, ये पूरा आपका एमसीक्यू है। दूसरी बात, ये आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और ये पेपर कैसा रहेगा आपका, इंग्लिश में देखो 25 मार्क्स रहेंगे, मैथ्स का आपका 25 मार्क का आएगा, साइंस आपका 25 मार्क्स का आएगा, सोशल साइंस आपका 25 मार्क्स का आएगा। फिर आपको डाउट आएगा कि सर मैथ्स में तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों है, तो हमें कौन सा पेपर देना है। तो ये दोनों में से रहेगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिला के आपके 25 मार्क्स रहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ अभी उन्होंने क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताया गया कि ये 25 मार्क के लिए हम कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन जैसा अभी लग रहा है कि वो 1 मार्क का एक क्वेश्चन रखेंगे, मतलब इंग्लिश 25 मार्क का है, तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन वो आपको पूछने वाले हैं। मैथ्स में 25 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन वो आपको पूछने वाले हैं। ठीक है ना। तो अभी अभी के लिए पकड़ के चलो कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा। टोटल मार्क कितना हो गया आपका, 100 मार्क हो गया। टाइम कितना मिलेगा आपको, 2 आवर्स का ड्यूरेशन मिलेगा, जिसमें आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है। नो निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि जैसे देखो, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया और उसका आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, कभी कभी गेस कर देते हैं, क्योंकि आपका एमसीक्यू है। ठीक है ना, तो गेस कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर आपका नो एग्जाम फी, मतलब जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है, उनको एग्जाम फी देना नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो आपके अदर स्टूडेंट है, जैसे आपके सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट है, उनको यहाँ पर एग्जाम फी पेड करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस तरीके से जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट रहेंगे, 10 से रिलेटेड, 11 से रिलेटेड, 12 से रिलेटेड, और आपका जॉब रिक्रूटमेंट का जो भी आएगा, मैं आपको पूरे इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एग्जाम जो रहेगा आपका, ये मैंने अभी आपको बताया कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में इसका डेट आ जाएगा। और ये एग्जाम पूरी तरह से आपका ऑफलाइन रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा, और उसके बाद फिर आपको ये फॉर्म जो, मतलब ये जो रहेगा आपका एग्जाम जो रहेगा, ये ऑफलाइन रहेगा, मतलब जैसे पेन पेपर में देते थे ना, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, पेन पेपर जैसे आप देते थे वैसे ही रहेगा आपका। ठीक है, और ये रहेगा आपका कौन कौन से बोर्ड के लिए रहेगा, सीबीएसई स्टेट बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है,
और ये इसका फॉर्म कैसे भरोगे आप? देखो, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 जुलाई के आसपास में बोल रहे हैं, लेकिन 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा 10th का। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो स्कूल वाले खुद आपको कॉल करेंगे कि क्या आपको ये एग्जाम देना है क्या, ठीक है। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपको उनके कांटेक्ट में रह के आपको बताना है कि हाँ हमें ये एग्जाम देना है या फिर नहीं देना, इस तरीके से जो भी रहेगा आपको वहाँ पे बता देना है, ठीक है। और बताने के बाद वो फिर क्या करेंगे, आपका वो फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स है, मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा। सबसे पहले आप एग्जाम को देख लो कि किस तरीके से एग्जाम आपका होने वाला है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। और दूसरा देखो, OMR सीट का मतलब क्या होता है ना, देखो इस तरीके से रहता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, तो आपको ये इस तरीके से एक सीट दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, आपको रोल नंबर दिया रहेगा एडमिट कार्ड में, वो फिल करना है। ग्रुप रहेगा आपका, यहाँ पे शिफ्ट रहेगा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में जो भी है। क्वेश्चन पेपर जो रहता है ना, वहाँ पे एक सीरियल नंबर रहता है, वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका, वो फिल कर दो यहाँ पे। और इंग्लिश के मैंने अभी बताया आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो देखो यहाँ पे 25 तक दिया रहेगा, ठीक है। साइंस का 25 तक दिया रहेगा, मैथमेटिक्स का 25 तक दिया रहेगा, और सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 25 तक आपका दिया रहेगा, ठीक है ना। अब समझ लो जैसे इंग्लिश के 4 ऑप्शन थे, उसमें से समझ लो आपको बी वाला करेक्ट लग रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बी वाला आपको सही लग रहा है ना, तो आप पहले वाला क्वेश्चन पे जाओ, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से है, और इसको फिल कर दो, ऐसा ऐसा गोला मार दो उसको, तो ये काउंट हो जाएगा आपका। पहले वाले का ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। साइंस में वैसे गए आप समझ लो आपको सेकंड वाले का आंसर आ रहा है, उसका क्या आ रहा है, आपका ए आ रहा है, तो आप क्या करो, ए वाले पे इस तरीके से सर्कल कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका, ये मार्क हो गया। मैथमेटिक्स में समझ लो पहले वाले का आपका बी सी वाला आंसर आ रहा है, तो आप क्या करो, इस तरीके से आपको उसको सी करेक्ट कर दो, तो ये हो गया आपका सी। और ये पेंसिल या पेन से करना पड़ता है, ठीक है। और सोशल साइंस में समझो पहले वाले का डी आंसर आ रहा है, तो आप क्या करो, पहले वाले को डी इस तरीके से मार्क कर दो, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने आपको बताया अभी, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का पूरा। तो आप क्या करो, जो भी आपका टाइम बच गया उसमें क्या करो आप, जो भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको आप उसको ही मार्क कर दो, क्यों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। जैसे 11th वाले का आंसर नहीं आ रहा है और आपको गेस करना है कि कौन सा इसका सही है, तो आप समझ लो गेस कर रहे हो ए वाले को, तो ए वाले को ऐसा मार दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से आपका ये मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट रहेगा 11th वालों का CET एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब 10th में ही देना है आपको, लेकिन इसका काम जो रहेगा वो आपको 11th में इसका काम आएगा, ठीक है ना। अब चलो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। और बेनिफिट्स ही बहुत अच्छे हैं, इसके लिए आपको ये एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो क्या है ना कि देखो, आपको जब 11th में एडमिशन चाहिए, 11th में एडमिशन चाहिए, तो आपको ऐसा कॉलेज चाहिए जो आपका अच्छा कॉलेज रहेगा, ठीक है। जहाँ मतलब अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए, इसलिए हम ये पेपर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो, जैसे आप 11th का एग्जाम दिए, मतलब ये CET का पेपर दिए, CET का पेपर दिया आपने, और एक ऐसा भी कैंडिडेट है जिन्होंने मतलब जिसने CET का एग्जाम नहीं दिया, CET का एग्जाम नहीं दिया, तो ये 11th एडमिशन के ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों स्टूडेंट का कंपैरिजन ही बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एग्जाम का क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। देखो, एक लड़के ने CET का एग्जाम दिया और एक लड़के ने नो CET, मतलब CET का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। CET का एग्जाम नहीं दिया। अब क्या हुआ समझो, CET में ना उसको मतलब कुछ पढ़ के तो नहीं गया था वो, लेकिन उसने क्या किया, गेस उस किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, और उसको समझो 20 मार्क आ गए। कितने मार्क आ गए, 20 मार्क्स आ गए। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है तो उसको फीस भी पेड नहीं करना था, और उसने CET का एग्जाम नहीं दिया, तो उसका क्या हुआ, 10th में समझ लो, 10th में समझ लो उसको 90% आए, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट रहेगा जिसने CET का पेपर दिया है, CET का पेपर दिया, लेकिन उसके 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं थे, समझ लो 75 ही परसेंटेज थे। कितने परसेंटेज थे, 75 परसेंटेज थे, लेकिन उसने CET का एग्जाम दिया। और ये जो एक लड़का था जिसका 10th में 90% था, 10th में 90% था, उसने क्या किया, CET का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन उसको 10th में कितने थे, 90% थे। अब क्या होगा, जब आप 11th में एडमिशन करने के लिए जाओगे ना, देखो मेन क्या है, ये जो आपका 10th का जो मार्क है वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करता है 11th में। तो 11th में जब आप गए एडमिशन करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा आपको पता है, जो आपने CET का जो पहले पेपर दिया है ना, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे। मतलब जैसे देखो आपको 20 मार्क है ना, तो सबसे पहले ये वाले स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है ना। और वो सीट अगर अगर अवेलेबल रहेगा, तो ये वाला जो स्टूडेंट है उसको वो सीट अवेलेबल मतलब दे दिया जाएगा अगर खाली होगा तो, ठीक है। और ये वाला जो स्टूडेंट जाएगा ना जिसने CET का एग्जाम नहीं दिया है, भले ही इसको 10th में ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन क्या होगा, इसका प्रेफरेंस जो रहेगा ये इसके बाद में आएगा। समझ में आ रहा, मतलब जिसने CET एग्जाम दिया था ना, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे कि आप अपने हिसाब से कॉलेज ले लो। अगर उसके बाद भी सीट बचा हुआ है, तो फिर ऐसे कैंडिडेट को वहाँ पे रखा जाएगा जिसने CET का एग्जाम नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा, इसलिए ये जो CET का एग्जाम है 11th में एडमिशन करने के लिए अच्छा है, ठीक है। इसका रिजल्ट में कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको अगर आपको CET का एग्जाम दोगे तो आपको 11th में अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, अगर आपको ज़्यादा स्कोर रहेगा तो, ठीक है। और कम भी स्कोर रहेगा तो सबसे पहले वही आपको प्रेफरेंस देंगे कि सबसे पहले आप अपने हिसाब से भर लो, और सीट खाली है तो अपना कॉलेज ले लो, और उसके बाद भी अगर सीट बच जाते हैं
तो फिर ऐसे स्टूडेंट को वहाँ पे रखा जाएगा जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इस एग्जाम्स के बेनिफिट है और क्या इस एग्जाम के बेनिफिट नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सब बेनिफिट ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन फी है ही नहीं इस तरीके से। और लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर बताया है आपको। उन्होंने एक चीज़ और बताया यहाँ पे कि क्या हुआ है कि देखो, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जिनको ये लगेगा कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपका एडमिशन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि 32% जो सीट्स थी ना वो आपके खाली रह गए थे। मतलब जो अभी जो स्टूडेंट जो 12th में गए हैं उसके टाइम पे क्या हुआ था कि जब उन्होंने ये जब किया था ना, तो 32% सीट्स लगभग आपकी वैकेंट रह गई थी पूरे महाराष्ट्र भर में। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन वो क्या है ना कि हमें या फिर आपको सबको, जितने भी स्टूडेंट है, सबको अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो जो 32% जो सीट्स वैकेंट रह गई है ना, वो उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, या फिर जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस है वो है आपको वहाँ पे जाके फीस पेड करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, या फिर अगर आप जैसे नागपुर की बात करो तो यहाँ पे एमपी देव मेमोरियल हो गया, वहाँ पे अच्छा खासा भीड़ लगता है, शिवाजी साइंस हो गया। ठीक है, तो ये सब कॉलेजेस अच्छे हैं, और वो कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सीईटी का पेपर जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर रहेगा तभी जाकर आपको मिलेगा। 10th के भरोसे बैठे रहोगे तो सीट तब तक हो भी सकता है कि पूरी खाली हो जाए, और जब सीट पूरी खाली हो जाएगी फिर उसके बाद आपको 10th के हिसाब से वो एडमिशन उसमें फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ जैसे अमरावती, यहाँ पर देखो इतने सीट्स ना पिछले साल वैकेंट रह गई थी 28%। लेकिन 12th में क्या होता है, 11th और 12th में मैथ्स मतलब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों भी रहता है। तो उन्होंने यहाँ पे ये डिटेल नहीं दिया है कि वो आर्ट्स का है कि कॉमर्स का है कि साइंस का है। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर है 28। तो हो सकता है कि किसी का ज़्यादा भी हो किसी का कम भी हो, इसलिए ये सब चीज़ों में मत रहो और सीईटी का एग्ज़ाम जरूर दो, क्योंकि इसके सिर्फ बेनिफिट्स है। और अगर वो दे दोगे आप तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे देखो नागपुर, यहाँ पे देखो 41.21% आपकी सीट्स ना वैकेंट रह गई थी, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि साइंस की कितनी सीट्स वैकेंट रह गई थी, कॉमर्स की कितनी रह गई थी, आर्ट्स की कितनी रह गई थी। हो सकता है कि इसमें पूरे के पूरे आर्ट्स और कॉमर्स के ही रहे, साइंस के नहीं रहे। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ों में मत रहना कि हमें मतलब मिल ही जाएगा अच्छा कॉलेज। ठीक है ना, आप क्या करो, सबसे पहले सीटी का एग्जाम दे दो, और उसके हिसाब से फिर आपको अच्छे नंबर आएंगे तो बहुत अच्छा कॉलेज वाला मिल जाएगा, और कम भी नंबर रहेंगे तो क्या है कि सबसे पहले सीटी रेफरेंस है तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मुझे आपको ये जो जीआर गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ किया हुआ है ये पूरा समझ में आ गया होगा। और किसी को कोई भी डाउट रहेगा जरूर आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट पे आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।